हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। ज्येष्ठ एवं सहायक संपरीक्षक की परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी भाषा पर हमारा विशेष जोर है और हिंदी भाषा की तैयारी के क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो। पिछले दो वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कवर की हैं, वो वीडियोस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने जब हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि पढ़ रहे थे तब क्रिया के कुछ प्रकारों की चर्चा की थी। उस पर एड ऑन करिए, हमने वहां पर क्रिया के 5 प्रकार बताए थे। क्रिया को हम धातु रूप में देख रहे थे, तो क्रिया के हमने 5 प्रकार वहां पर बताए थे। कौन कौन से? मूल धातु, यौगिक, नाम धातु, मिश्र धातु एवं अनुकरणात्मक धातु। इनकी चर्चा हमने पिछले वीडियोस में कर ली है। मूल धातु यानी कि क्रिया का मूल रूप, यौगिक यानी कि जब क्रिया के मूल रूप पर कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, नाम धातु जब क्रिया जो है संज्ञा, सर्वनाम आदि से बनाई जाए, मिश्र धातु जब 2 से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर एक धातु बनाया जाए, एक क्रिया बनाया जाए, और अनुकरणात्मक धातु यानी जहां पर किसी ध्वनि आदि का अनुकरण करते हुए क्रियापद की रचना की जाए। इस पर हम एड ऑन करते हैं, वो ये कि यौगिक धातु को या यौगिक क्रिया को कभी कभी कृदंत क्रिया भी कहते हैं। इसी को कभी कभी हम कृदंत क्रिया भी कहते हैं। कारण जैसा हम देख रहे हैं कि यौगिक जो धातु या यौगिक जो क्रिया बनती है वो प्रत्यय के जोड़ने से बनती है। प्रत्यय को जोड़ने से धातु के मूल रूप में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तब जो रूप बनता है क्रिया का, उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। क्योंकि क्रिया के पश्चात जो प्रत्यय लगता है उसे हम कृदंत प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के बारे में संभवतः आप लोग को पता हो। प्रत्यय जो होता है शब्द के पश्चात लगता है, और हिंदी में इसके 2 रूप होते हैं। एक होता है आपका कृत, या जिसे हम कृदंत भी कहते हैं प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। और जो कृत या कृदंत प्रत्यय होता है वो क्रिया के पश्चात लगता है, क्रिया के पश्चात लगता है। और यहां पर यही हो रहा है कि जो यौगिक क्रिया है उसमें क्रिया के पश्चात प्रत्यय लग रहा है। तो क्रिया के पश्चात प्रत्यय लग रहा है यानी कि कृत या फिर कृदंत प्रत्यय हो गया। तो इसी को कभी कभी यौगिक क्रिया को ही कृदंत क्रिया भी कहते हैं। ये आप एड ऑन कर लीजिए। दूसरा, तो क्रिया के पश्चात जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के पश्चात जो प्रत्यय लगता है उसे हम कहते हैं तद्धित। तो तद्धित प्रत्यय जो लगता है वो लगता है संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण के पश्चात। तो ये एक एड ऑन हो गया कि यौगिक क्रिया को ही हम कृदंत क्रिया भी कहते हैं। कुछ और क्रिया यहां पर हम एड ऑन कर लेते हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया जब स्वयं से ना कर किसी दूसरे को प्रेरणा देकर या किसी दूसरे से करवाया जाता है तब उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो शब्द के क्रिया के ऐसे रूप को हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे खुद के लिए हो गया करना, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा उसका करवाना। लेना, लिवाना, देना, दिलवाना। तो जो वाना वाना वाले जितने भी क्रिया के रूप आते हैं वो सब प्रेरणार्थक क्रिया हैं। आना वाला भी होता है, करना का हो गया कराना, कराना, चलाना, चलवाना। तो आना और वाना वाले जितने क्रिया के रूप हैं वो क्रिया के सारे रूप कहलाते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का ऐसा रूप जिसमें यह पता चलता है कि क्रिया जो है किसी दूसरे से करवाई जा रही है,
तब वहां पे होती है प्रेरणार्थक क्रिया। सहायक क्रिया, या जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये बहुत सिंपल है। क्रिया को सहायता देने वाली जो भी क्रिया होती है, था, थे, रहे, हैं, जितने भी इंग्लिश में जिसको भी हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, उसको हम यहां पर कह रहे हैं सहायक क्रिया। है, हैं, रहे हैं, थे, थी, इस प्रकार ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं जो इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वही हिंदी में सहायक क्रिया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है पूर्वकालिक क्रिया। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक, काल के पूर्व, थोड़े समय पूर्व, जब दो क्रिया होती हैं, ध्यान देंगे, दो क्रिया होती हैं तो सामान्य सी बात है, जब दो क्रियाएं होंगी तो एक क्रिया थोड़ी दूसरी क्रिया से पहले हुई होगी। जैसे उदाहरण के लिए दो क्रिया होंगी तो इसमें जो पूर्व वाली होगी, पूर्व वाली क्रिया, जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, राम नहाकर घर गया। देखिए, नहाना या नहाकर यहां पर एक क्रिया का पता चल रहा है, और दूसरा घर जाना, गया का, जो जाना का गया यहां पर बना हुआ है, भूतकालिक क्रिया है यहां पर। तो राम नहाकर घर गया, दो क्रियाएं यहां पर हुई। पहला राम नहाया, एक क्रिया, और दूसरा घर गया, तो ये हो गई दूसरी क्रिया। अब देखिए कौन सा चीज पहले हुआ, घर बाद में गया, पहले नहाया, तो ये जो नहाकर है या नहाना जो है यहां पर, ये है पूर्वकालिक क्रिया। तो जब दो या दो से अधिक क्रियाएं होंगी और जो भी क्रिया पहले हुई होगी उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार 5 हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं, ये 3 ऐड ऑन कर लीजिए। हालांकि इसमें सहायक क्रिया से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे, दो क्रियाएं होंगी, जो क्रिया पहले हुई होगी, जो काम पहले हुआ रहा होगा, उसको बताने वाला जो शब्द होगा वो होगा पूर्वकालिक क्रिया। तो क्रिया की जो हम बात कर रहे हैं, इसके 2 प्रकार हैं, मूल रूप से 2 प्रकार हैं। ये सारी जो चीजें हमने देखी यहां पर, उनको भी हम व्युत्पत्ति के आधार पर 2 बड़े कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। अब यह महत्वपूर्ण है, देखिए 8 कैटेगरीज हम पहले ही देख चुके हैं। इन 8 कैटेगरीज को भी अगर व्युत्पत्ति के आधार पर रखें तो 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है मूल, और दूसरा यौगिक। इसी को मोटा मोटी 2 प्रकारों में हम रखते हैं, मूल और यौगिक। तो ये मूल हो जाएगा, बाकी सारे जो हैं, बाकी जितने भी क्रिया हैं वो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो यौगिक होते हैं। कैसे? चलवाना में भी देखिए, चल जो है ये भले प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन चलवाना में सिर्फ चल जो है वो मूल धातु है, वाना इसमें भी जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो यौगिक क्रिया ही है। नहाकर की अगर हम बात करते हैं तो नहाना जो है या नहा जो है वो मूल धातु है, कर उसमें जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो किसी न किसी तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे प्रकार में अगर मूल धातु को, क्रिया के मूल रूप को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्रकार जो हैं रचना के आधार पर यौगिक क्रिया ही हैं। तो मोटा मोटी तौर पर क्रिया को व्युत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकारों में रखा जाता है, मूल और यौगिक। अब महत्वपूर्ण बात, अगर प्रश्न में आपसे पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं,
पहला मूल और दूसरा यौगिक। क्रिया का जो मूल रूप है, जो धातु रूप है, वही बस मूल है, बाकी शेष जितने भी प्रकार हैं वो सारे के सारे जो हैं यौगिक के अंतर्गत आते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, मूल और यौगिक। उसी प्रकार रचना के आधार पर अगर क्रिया के भेद पूछा जाए तो रचना के आधार पर भी क्रिया के दो ही भेद हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। चलिए, मूल और यौगिक की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अभी पर भी हमने एड ऑन करके लगभग सारे प्रकारों पर चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के जो प्रकार हैं उनकी। तो सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब है कि कर्म उसमें होगा। कर्म कौन सा कर्म? वाक्य में जो हम बात करते हैं कर्ता, कर्म, करण, क्रिया, तो वो जो कर्म होता है वो जिस वाक्य में होगा, वो जिस क्रिया के साथ होगा, उसको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि राम फल खाता है। राम करता है, फल जो है कर्म है, खाता, खाना क्रिया है, तो ये है हमारा कर्म। राम खाता है, क्या खाता है? फल खाता है। तो जहां पर क्रिया का भार जो है कर्म पर पड़े, क्रिया का फल जहां पर कर्म पर पड़े, क्रिया का फल कर्म पर पड़े, वो होता है सकर्मक। या बहुत सामान्य अर्थों में कहें, जहां पर भी कर्म हो, क्रिया को सपोर्ट करने के लिए कर्म हो जहां पर, तो वो होता है आपका सकर्मक। इसका अकर्मक क्या हो सकता था? ये सकर्मक है, राम फल खाता है, राम खाता है हो सकता था, तो ये हो जाता अकर्मक। जहां पर कर्म नहीं है, यहां पर कर्म है, इसलिए सकर्मक। तो ये बहुत सिंपल है। जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़े वो सकर्मक है, जहां पर कर्म ना हो या फिर क्रिया का फल कर्म पर ना पड़े वो है आपका अकर्मक क्रिया। अब कितने कर्म हैं वाक्य में, उसके आधार पर सकर्मक क्रिया के दो प्रकार हैं। पहला है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। जब एक ही कर्म हो, जैसे राम फल खाता है, मोहन किताब पढ़ता है, किताब एक ही कर्म है। द्विकर्मक में क्या होंगे? दो कर्म होंगे। जैसे मोहन रोहन को किताब देता है। अभी देखिए, मोहन तो हो गया कर्ता, अभी दो कर्म है इसमें। एक कर्म है आपका किताब और दूसरा कर्म है रोहन। मोहन हो गया कर्ता, रोहन एक कर्म है और किताब जो है दूसरा कर्म है। मोहन रोहन को किताब देता है, दो कर्म है, इसलिए हो गई ये द्विकर्मक। अभी देखिए, जब क्रिया की हम बात कर रहे हैं तो क्रिया के सबसे नजदीक कौन सा कर्म पड़ रहा है? देना। क्या देना? किताब। किताब देना जो है वो क्रिया के पास पड़ रहा है, तो किताब देना जो है एक हिसाब से मुख्य क्रिया हो गई। तो जो कर्म क्रिया के सबसे पास पड़ता है उसे हम कहते हैं मुख्य कर्म। किताब जो हो जाएगा ये हो जाएगा मुख्य कर्म। किताब देना ये क्रिया है, तो किताब देना ये हो गया मुख्य कर्म। किसको देना ये दूसरी बात हो गई, तो ये गौण बात हो गई। तो ये जो होता है, जो दूसरा कर्म होता है, उसे हम कहते हैं गौण कर्म। अब रोहन जो है यहां पर, रोहन है गौण कर्म।
तो क्रिया के जो नज़दीक होता है, जिस कर्म पर क्रिया का प्रभाव पहले पड़ता है, उसे हम कहते हैं मुख्य कर्म, और जो दूसरा कर्म होता है उसे हम कहते हैं गौण कर्म। तो ये हमने देखा एक द्विकर्मक क्रिया और सकर्मक अकर्मक क्रिया जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1-2 प्रश्न इससे पूछते ही हैं। बहुत सिंपल से आपको याद रखना है, जहां पर कर्म अनुपस्थित हो वाक्य में वहां पर जो है अकर्मक क्रिया है, और जहां पर कर्म उपस्थित हो वहां पर है सकर्मक क्रिया। जब एक से अधिक कर्म हो यानी 2 कर्म हो तब द्विकर्मक है, और एक ही कर्म हो तब एक कर्मक क्रिया है। ये हो गई क्रिया की बात। सबसे पहले हमने व्युत्पत्ति के आधार पर देखा, दूसरा हमने रचना के आधार पर देख लिया। दोनों के 2-2 प्रकार हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार, मूल और यौगिक, और रचना के आधार पर भी 2 प्रकार, अकर्मक और सकर्मक। अब हम देखेंगे क्रिया काल के आधार पर, जिसको हम सामान्य रूप से टेंस या फिर काल के रूप में पढ़ते हैं। एक्चुअल में काल भी क्या होता है, वो क्रिया के उस रूप को बताता है जिससे हमें समय का पता चलता है कि क्रिया कब हुई। जब वो क्रिया वर्तमान में होती है या हो रही होती है तब हम वर्तमान काल कहते हैं, जब पहले हो चुकी होती है तब भूतकाल कहते हैं, और जो होने वाली होती है उसे हम कहते हैं भविष्यकाल। तो इसके बाद हम देख लेते हैं काल। काल एक अनेकार्थी शब्द है। काल का अर्थ समय भी होता है, काल का अर्थ मृत्यु भी होता है। इंग्लिश में जिसको हम टेंस के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश की ही भांति हिंदी में भी काल के 3 प्रकार होते हैं। काल का मतलब क्या, जो क्रिया का समय बताए। यह है क्रिया का समय बताने वाला, क्रिया का वह रूप जो समय बताए वो है काल। 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? वर्तमान, भूत और भविष्य। देखिए इंग्लिश में बहुत सुविधा है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप 3 टेंस याद कर लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर सारे टेंस के 4-4 प्रकार हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने ये 4 नाम याद कर लिए, आप सारे के आगे जो है प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर लगाते जाइए और आपको 12 प्रकार के टेंस का वहाँ पर ज्ञात हो जाता है। पर ये सुविधा जो है हिंदी में नहीं है। हिंदी में देखिए वर्तमान काल के जो हैं 5 प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, और भविष्यत काल के सिर्फ 3 प्रकार होते हैं। और नाम भी जो है वो सारे काल में जो है एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो आपके सामने 2 समस्या है। पहली समस्या तो ये पहचानने की है कि वो कौन सा काल की बात कर रहा है, और दूसरा उसका नाम आपको याद रखने की। तो नाम याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न जो पूछता है वो उनके नामों से ही पूछता है। कि आपको कोई एक वाक्य दे दिया गया हो और पहचानना हो कि ये जो है निम्नलिखित में से किस काल का वाक्य है, या फिर आपको जो है एक वाक्य वहां पर दे दिया जाता है कि ये काल है, अब निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है वो इस काल का है। तो आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे और उनको पहचानने भी पड़ेंगे। वर्तमान काल की बात करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। वर्तमान काल मतलब जब वर्तमान की बात हो रही होगी, जिन क्रिया के जिस रूप से हमको पता चले कि वर्तमान की बात हो रही है वो वर्तमान काल की क्रिया है। अब इसका पहला प्रकार होता है सामान्य वर्तमान। ये आपको याद रखने में आसान है, इंग्लिश जैसा ही है। सामान्य मतलब सिंपल। पहचान क्या है? पहचान है कि ता है, ती है, इसमें आएगा। ता है, ती है, ते हैं, है, इस प्रकार की। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह ये करता है, वो करता है, जो जिसमें भी ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो सब सामान्य वर्तमान की क्रियाएं हैं। इसको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सहित बताने की जरूरत नहीं है। वह कक्षा 11वीं में पढ़ता है, पढ़ता है, ता है उसमें आ रहा है, 11वीं कक्षा में पढ़ता है, अभी भी पढ़ता है, वर्तमान की बात हो रही है, तो सामान्य वर्तमान, इंग्लिश में जिसको सिंपल प्रेजेंट।
चलिए दूसरा, तात्कालिक। तात्कालिक इंग्लिश में अगर हम देखे जाएं तो जो तात्कालिक है वो कंटिन्यूअस है इंग्लिश का। ये सिंपल है, ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस टेंस का है। तो रहा है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी तात्कालिक में। उसके बाद है पूर्ण। जैसा नाम से पता चल रहा है पूर्ण वर्तमान, ये है परफेक्ट। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये परफेक्ट है। काम हो चुका रहा होगा। पहचान, अंत में आता है आ या ई। ये उच्चारण में ऐसा आ या ई लिखा हुआ नहीं आता, आ ई है, इस प्रकार से। जैसे उदाहरण देख रहे हैं, वह आया है, वह खा चुका है। देखिए उच्चारण देखिए, वह आया है, आया है मतलब उसके आने का काम पूरा हो चुका है। अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो आ है, ई है, ये हमारा कंफ्यूजन होगा जब हम बात करेंगे भूतकाल की। जब हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे तब मैं बढ़ाऊंगा, ध्यान देंगे पर इसको। तो वह आया है, आया है मतलब उसके आने का काम कंप्लीट हो चुका है। वह खा चुका है, देखिए आया है, आ है, चुका है, आ है। उच्चारण में लास्ट में आ है, ई है, इस प्रकार आता है, तब वो है पूर्ण वर्तमान। काम जो है पूर्ण हो चुका होता है इंग्लिश में, जिसको हम जानते हैं परफेक्ट टेंस के नाम से। चौथा, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध मतलब संदेहास्पद, जहां पर संदेह होता है, जहां पर शक होता है। जैसे उदाहरण के लिए, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि अभी वो क्या करता है। मान के चलिए हम मोहन की बात करते हैं कि मोहन सुबह 10 बजे जो है क्या करता होगा। तब हम बोलेंगे वह पढ़ता होगा, वह खाता होगा। श्योर नहीं है, यहां पर संभावना व्यक्त कर रहे हैं, मतलब संदेह कर रहे हैं कि वो क्या करता होगा। तो आ होगा, ई होगा, जो शब्द होते हैं, अभी देखेंगे यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। बात हम होगा होगी बोल रहे हैं। अगर आप इसको सीधे सीधे जोड़ लेंगे कि गा गे गी जो होता है वो भविष्यत काल से होता है, होगा होगी भविष्य काल की बात है, तो आप यहां पर गलत हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह पढ़ाई करता होगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि होगा शब्द यहां पर आ रहा है इसलिए ये भविष्यत काल है, और यहीं पर आप गलत कर जाएंगे। हम एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि इस समय पर, ये एक हिसाब से आप देखिए इंग्लिश में जब हम बताते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो आदत या व्यवहार पर सम्मिलित होती हैं, तो आदत व्यवहार वाली जो बात होती हैं वो आपके सिंपल प्रेजेंट में होती है। यहां पर भी देखिए हम जो है आदत व्यवहार की बात कर रहे हैं कि अभी वो क्या करता होगा, अमूमन क्या करता है ऐसे समय पर, तो वह पढ़ाई करता होगा। ऐसा संदेह हम व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान है। वह खाता होगा, वह जाता होगा, रहा होगा मत जोड़िए, यहां पर ता होगा। तो ता होगा, ती होगी, इस टाइप का जो जहां पर हम लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं वो संदिग्ध वर्तमान है। और अंतिम है इसका संभाव्य। तो संदिग्ध में हम जहां पर संदेह व्यक्त करते थे, संभाव्य वर्तमान में हम संभावना व्यक्त करेंगे। संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जैसे शादी ब्याह की बात कर रहे हैं तो मेरा दोस्त आया होगा।
अभी जब आया होगा वाली हम बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे, वर्तमान वाली बात हो रही है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे दोस्त की कहीं पे शादी हो रही है और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त वहाँ आया होगा, तो वर्तमान की बात हो रही है। तो आ होगा, आया होगा, लौटा होगा। ध्यान देंगे, संदिग्ध और संभाव्य आपको एक जैसे लगेंगे, दोनों में आ होगा, इस प्रकार के शब्द होंगे। लेकिन ता ती होगा, जहां पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं वहां पर है संदिग्ध वर्तमान, जहां पर संभावना व्यक्त कर रहे हैं वहां पर है संभाव्य वर्तमान। बहुत पतली सी रेखा है यहां पर दोनों को अंतर करने की। तो संभाव्य वर्तमान, जैसे इसका एग्जाम्पल है वह आया होगा, वह खाया होगा, पिया होगा, इस टाइप के जितने एग्जाम्पल हैं वो सारे संभाव्य वर्तमान के हैं। यहां पर भी आप गा है तो ये भविष्यकाल, भविष्यत काल होगा, इस गलतफहमी में मत रह जाइएगा। तो 5 प्रकार हमने देखे यहां पर वर्तमान के। सामान्य वर्तमान जो कि सिंपल प्रेजेंट जैसा है, ता है ती है आएंगे उसमें। दूसरा है आपका तत्कालिक जो कि कंटिन्यूस जैसा है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के जो क्रिया के रूप हैं वो आएंगे। उसके बाद है पूर्ण वर्तमान या जो परफेक्ट टेंस जैसा है, आ है, ई है, कर चुका है, खा चुका है, इस प्रकार के जो कार्य समाप्ति वाले जितनी भी बातें हैं वो यहाँ पर आएंगी। संदिग्ध वर्तमान में हम संदेह व्यक्त कर रहे होंगे वर्तमान की किसी घटना के लिए, और संभाव्य वर्तमान में हम संभावना व्यक्त कर रहे होंगे वर्तमान की किसी घटना के लिए। तो ये 5 प्रकार हमने देखे वर्तमान काल के। अब हम देखते हैं भूतकाल। भूतकाल, इनके एग्जाम्पल्स की ज़्यादा चिंता मत करिए, ये इनके पार्ट्स जो हैं जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम टेलीग्राम पर मॉडल क्वेश्चन आंसर जो है करवाएंगे, यानी टेलीग्राम पर आपको मॉडल क्वेश्चंस देंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जो है उसका लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, तो भूतकाल के 6 प्रकार हैं। सामान्य भूत सबसे पहला, तो सिंपल जैसा ही। अच्छा, भूतकाल में क्या होगा? भूतकाल में जो है भूतकाल के किसी घटना के बारे में पता चलेगा। सामान्य रूप से हिंदी में क्या होता है, कोई कार्य जो हो चुका होता है, जितने भी कार्य हो चुके होते हैं वो भूतकाल की बातें होती हैं। तो देखिए, वर्तमान में भी हम बोल रहे हैं, जो पूर्ण वर्तमान है उसमें हम जो चुका है, चुकी है हम बात कर रहे हैं, उसमें कार्य हो चुका है। तो जो कार्य हो चुका है वो वास्तव में अब भूत की बातें हो गई। कंफ्यूज नहीं होंगे इस पर। तो भूतकाल के 6 प्रकार, उसमें सबसे पहला है सामान्य भूत। आ ई, लास्ट में जो है वाक्य के लास्ट में आ ई आता है, जैसे वह आया, वह गई, उसने किया। तो लास्ट में जो है वाक्यांत में आता है आपका आ ई। ये उच्चारण में आता है भाई, ध्यान देंगे, ये लिखा हुआ नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल, वह गया, वह आई, उसने ऐसा किया। तो आ ई लास्ट में उच्चारण में आता है, ये होते हैं आपके सामान्य भूत। दूसरा आसन्न। आसन्न भूत, देखिए इस प्रकार के जो नाम है वो इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न की दृष्टि से, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आसन्न भूत, आसन्न मतलब जो हाल ही में कोई घटना घटी है, अभी तुरंत में जो घटना घटी है उसके लिए आसन्न भूत है। हाल ही में घटी घटना या फिर जो क्रिया अभी हाल ही में हुई है उसके लिए है आसन्न भूत। जैसे एग्जाम्पल, वह आया है, वह गई है। अब देखिए, फिर अभी कंफ्यूज होने वाली बात हो गई है। अब बोलेंगे कि है
जब है तो इसको होना चाहिए वर्तमान काल में। जैसे वर्तमान काल में हमने दो एग्जाम्पल देखे, संभाव्य वर्तमान के और आपके संदिग्ध वर्तमान के, जिसमें लास्ट में गा गी आ रहा था लेकिन थे वो वर्तमान काल के। उसी प्रकार अंत में, वाक्य अंत में है आ रहा है लेकिन इसके बावजूद ये है आपके भूतकाल का। तो ध्यान देंगे, बहुत पतली सी रेखा है विभाजन की। आसन्न भूत मतलब अभी हाल ही में कोई घटना अगर घटी है तो वो है भूतकाल की, आसन्न भूत की। वह आया है, आया है जब मैं बता रहा हूं तो वो आ चुका है यानी भूतकाल की घटना है। वह गई है जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो जा चुकी है, भूतकाल की घटना है, अभी कुछ समय पहले की। तो यह है आसन्न भूत। तीसरा है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत परफेक्ट जैसा है, परफेक्ट टेंस जैसा। तो आ थी, ई थी, वह गई थी। देखिए अब ये दोनों में अंतर देखिए, वह गई है, वह गई है, अभी थोड़ी देर पहले गई है, उसकी बात हो रही है। वह गई थी, अब ये पूर्ण भूत की बात हो गई। वह गई थी तो ये पूर्ण भूत हो गया। ई थी, आ थी, आ था, इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे वो पूर्ण भूत होंगे। कार्य जो है भूतकाल में पूर्ण हो चुका होगा। चौथा अपूर्ण, अपूर्ण भूत। देखिए कंटिन्यूअस के लिए ये नाम हम यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में या फिर वर्तमान काल में हम देखते थे तात्कालिक, जो कंटिन्यूअस टेंस होता था, जो जिसमें रहा है, रही है, चलता था, वो तात्कालिक के नाम से जानते थे। लेकिन भूतकाल में वही जो नाम है अपूर्ण भूत के नाम से है। तो रहा था, रही थी, जो शब्द आएंगे आपके, रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार कंटिन्यूअस वाली जो बातें हैं वो आएगा आपका अपूर्ण भूत में। जैसा वर्तमान में संदिग्ध वर्तमान था वैसा भूतकाल में भी संदिग्ध भूत है। संदेह व्यक्त करेंगे लेकिन ये बात हो रही है भूतकाल की। ऐसा हुआ होगा, वह गया होगा, यहां पर भी होगा होगी वाली बात हो रही है, जो वर्तमान संदिग्ध वर्तमान में भी होता था। पर आप ध्यान देंगे, अगर आपको अचानक से ऐसा कुछ याद ना आए तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कैसे बात करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए, तो किस समय की बात को बताने के लिए किस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे होते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तब की बात हो रही है, किसी ऐसे घटना की बात हो रही है जो हो चुकी है, भूतकाल की घटना है, उस पर हम अपना संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा कहा होगा, उसने ऐसा किया होगा। जाहिर सी बात है भूतकाल में हुई किसी घटना पर हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं, अपना मत प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये भूतकाल की बात है। क्योंकि संदेह कर रहे हैं इसलिए संदिग्ध है, तो संदिग्ध भूत। और अंतिम है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत। देखिए इस टाइप के जो नाम होते हैं वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट लगते हैं और प्रश्न जो है इसी प्रकार के नामों से पूछे जाते हैं। तो हेतु हेतु मदभूत, इसमें ऐसी घटना का जिक्र होगा, क्योंकि भूतकाल की बात हो रही है, जो घटना हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, जो घटना घट सकती थी लेकिन घटी नहीं, ऐसी घटना के लिए हेतु हेतु मदभूत। मतलब जो होने वाला या होने वाली थी
पर हुई नहीं। ऐसी घटना के लिए ऐसे क्रिया को या ऐसे क्रिया के ऐसे रूप को हम जानते हैं हेतु हेतु मद्भूत भूतकाल की क्रिया के नाम से। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है मैं जाता पर नहीं गया। मैं जाता परंतु गया नहीं। मैं जा सकता था, मैं जाता, मैं खाता, मैं करता, लेकिन नहीं किया। तो जहां पर भी ऐसी बातें आती हैं लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं कर सका तो इस टाइप के शब्दों में आता है आपका हेतु हेतु मद्भूत। जैसे वह खाता, परंतु वाली बात आ गई। वह खाता, वो खाता लेकिन नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? तो कोई घटना जो होने वाली थी या घटने वाली थी परंतु नहीं घटी किसी भी कारण से, तो ये जो क्रिया का रूप होता है वो हेतु हेतु मद्भूत भूतकाल की क्रिया होती है। ठीक है, ये 6 प्रकार हमने देखे भूतकाल के। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, आसन्न भूत मतलब जो हाल ही में घटी, पूर्ण भूत जो कंप्लीट हो गई जिसको हम परफेक्ट के नाम से जान रहे हैं, अपूर्ण में मतलब जो पूरा नहीं हुआ है तो कंटिन्यूअस है, रहा था, रही थी। संदिग्ध में हम संदेह व्यक्त करेंगे किसी ऐसी घटना के बारे में जो भूतकाल में घटी। और हेतु हेतु मद्भुत में ऐसी कोई घटना जो हो सकती थी परंतु हुई नहीं। तो ये 6 प्रकार हमने देखे भूतकाल के। आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान, ध्यान देंगे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान, ये एक जैसे लगते हैं। वह आया है, वह गई है, हाल ही की घटी घटना है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि घटना घट चुकी है, भूतकाल है। लेकिन घटना घट चुकी है इसका मतलब पूर्ण वर्तमान भी है, यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो हम देखते हैं ना कि आ है, ई है, आता है लास्ट में। वह आया है, वह गई, ई है, आ है, ई है, तो इसमें भी हम देखते हैं। तो अगर प्रश्न में ऐसा कहीं पे आप अटक जाते हैं आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान में कि दोनों में से कौन सा है, ऐसा कुछ आया हुआ है, तो बहुत अच्छा होगा अगर उस ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत एक साथ नहीं आया हो। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन वहां पर है और लास्ट में आ है, ई है, तो आप वही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर दोनों ऑप्शन हैं उसमें पूर्ण वर्तमान भी है और आसन्न भूत भी है, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वाक्य जो है किस प्रकार से है, अन्यथा दोनों जो है कंफ्यूजिंग है। तो ये तो हो गए भूतकाल के। अब हम देखते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल के 3 प्रकार हैं। भविष्यत काल मतलब ऐसी कोई घटना जो भविष्य में हो सकती है। इसके जो है 3 प्रकार हैं। तो एक तो जो है जैसा मैं पहले बताया, एक तो आप जो है ऐसे सामान्य रूप से भी याद रखें कि कितने कितने प्रकार हैं। भूतकाल के 6, वर्तमान के 5 और भविष्यत काल के 3। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका सामान्य भविष्य, सिंपल फ्यूचर। गा गे गी आएगा इसमें लास्ट में, पर ध्यान रखेंगे कि सिर्फ गा गे गी आने से वो सिंपल भविष्य नहीं हो जाएगा। जैसा हमने देखा कि गा गे गी जो है आपके संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान में भी आ रहा था, संदिग्ध भूतकाल में भी आ रहा था। तो किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, अर्थ कैसा दे रहा है, उसके उस हिसाब से आप देखेंगे। तो सामान्य भविष्य में आएगा जैसे वह जाएगा, वह खाएगा। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं।
देखिए गा गे गी आ रहा है, परंतु इससे क्या पता चल रहा है, भविष्य में कोई घटना जो है नॉर्मल तौर पर, सामान्य तौर पर होने वाली है, तो ये सामान्य भविष्य है। दूसरा है आपका संभाव्य। देखिए संभाव्य वर्तमान भी था, संभाव्य भविष्य भी है। कंफ्यूज नहीं होंगे, संभाव्य भविष्य। भविष्य में होने वाली किसी चीज की घटना, जैसे संभव है जिसमें हम जोड़ें तो संभव वह जाए, संभव है वह खाए, संभव है वह करे। भविष्य में हो सकता है जो घटना जिसकी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो है आपका संभाव्य भविष्य। जैसे वह जाए, वह करे। देखिए सारे जो एग्जाम्पल है मैं बड़ा बड़ा सा वाक्य लेकर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें समय जो है लिखने में और बताने में भी खपत होता है, और मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा हूं आपसे कि ये जो छोटे रूप में मैं आपको बता रहा हूं वो जब बड़े रूप में आपके सामने होगा किसी वाक्य के साथ, तब आप उसको जो है उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो संभव है जहां पर भी ऐसा कुछ आता है भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में, लिखा मत हो परंतु सेंस ऐसा आए, संभव है वह जाए, संभव है वह खाए, संभव है वह ऐसा करे। तो इस प्रकार जो भविष्य में होने वाली किसी बात की संभावना जिस क्रिया के रूप से पता चले वह है आपका संभाव्य भविष्य। और तीसरा जो है वो है आपका हेतु हेतु मत भूत, माफ कीजिएगा, हेतु हेतु मत भविष्य। हेतु हेतु मत भविष्य। देखिए हेतु हेतु मत भूत हमने देखा, उसमें क्या होता था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, उसमें देखा कि कोई घटना घटने वाली होती थी परंतु किसी कारण से नहीं घटती थी। हेतु हेतु मत भविष्य में क्या होगा कि दो घटनाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी। दो घटनाएं, एक घटना होगी तभी दूसरी घटना घट सकेगी, या फिर ऐसा टाइप का वहां पर कंडीशन होगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वह आए तो मैं जाऊं, गर्मी बढ़े तो बर्फ पिघले। किसी एक कारण पर, किसी एक घटना पर दूसरे घटना के होने ना होने का फल जो है निर्भर कर रहा है। वह आए तो मैं जाऊं, यानी मेरा जाना किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके आने पर। गर्मी बढ़े तो बर्फ पिघले, बर्फ का पिघलना जो है डिपेंड कर रहा है गर्मी बढ़ने पर। और ध्यान देंगे कि ये जो वाक्य हैं उनमें कहीं भी जो है ऐसी किसी घटना का पता नहीं चल रहा है जो अभी हो रही है या पहले किसी हो रही है। ये किसी ऐसे घटना की संभावना व्यक्त की जा रही है, बताई जा रही है जो भविष्य में घट सकती है, लेकिन उसमें भी एक घटना दूसरे घटना के घटने पर निर्भर कर रही है। तो वहां पर होता है हेतु हेतु मत भविष्य। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, उसके आने पर मेरा जाना निर्भर है, और गर्मी के बढ़ने पर बर्फ का पिघलना निर्भर है। तो ये हमने देखे काल के 14 प्रकार। काल के 14 प्रकार हमने देखे। यहां पर काल क्या है, क्रिया का ऐसा रूप है जो समय को बारे में बताता है, किसी घटना के घटने के समय के बारे में बताता है। इंग्लिश में 12 प्रकार होते थे, हर टेंस के 4-4 प्रकार होते थे। हिंदी में ऐसा नहीं है, इसीलिए हिंदी थोड़ी सी मुश्किल है। दूसरा कि इसमें जो नाम है वो सब एक प्रकार के नहीं है, अलग अलग प्रकार के नाम हैं। जहां पर कंटिन्यूअस टेंस के लिए वर्तमान में तात्कालिक वर्तमान बोल रहे हैं, उसी के लिए भूतकाल में हम कंटिन्यूअस के लिए अपूर्ण भूत बोल रहे हैं, तात्कालिक भूत ना बोलकर। तो इस प्रकार नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, और ध्यान देना पड़ेगा कि गा गे गी ता ते ती, इसको आप अंधी में याद करके वर्तमान या फिर भविष्य से ना जोड़ लें, क्योंकि हमने देखा
कि गा गे गी जो हैं आपके संभाव्य और संदिग्ध वर्तमान और भूत में भी आ रहे हैं, और ई जो है ई आ इस प्रकार के जो शब्द हैं वो भूत में भी आ रहे हैं, जो कि वर्तमान की चीज़ें हैं। तो सिर्फ ता है, ती है, ते हैं या फिर गा है, गी है, ऐसा सोचकर आप वर्तमान, भूत और भविष्य को याद ना रखें। थोड़ा ध्यान देकर पढ़ें। अगर ऐसे याद नहीं आता है तो आप कल्पना करें कि किसी बातचीत में, किसी वार्तालाप में आप अगर इस वाक्य को, दिए हुए वाक्य को प्रयोग कर रहे हैं तो किस समय के बारे में बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो किस काल का है। सबसे पहले तो आपको पता चल ही जाएगा कि वर्तमान, भूत या फिर भविष्य क्या है। उसके बाद थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो हो सकता है कि आप उसके जो और प्रकार हैं वहां तक पहुंच जाएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे संधि और समास का। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।